नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। हरियाणा का महाभारत और इस महाभारत में न्यूज़ लॉन्चर की आज से एंट्री हो रही है। हम आपको हरियाणा के महाभारत की आंखों देखी कहानियां, किस्से और एनालिसिस आप तक लाते रहे हैं, लेकिन अब युद्ध भूमि से, अब तक संजय की भूमिका थी, अब युद्ध भूमि से आपको सीधे सीधे लाइव रिपोर्ट दिखाएंगे। शुरुआत हम सिरसा से कर रहे हैं। ये वही सिरसा है 1857 में रानिया, यहाँ से लगी हुई सीट है, वहाँ भी ले चलेंगे, हॉट सीट है। रानिया के नवाब नूर खान ने अंग्रेज़ों से इस सिरसा को आज़ाद घोषित कर दिया था। ये वही सिरसा है जहाँ गुरु नानक देव 40 दिन तक रुके थे। ये वही सिरसा है जहाँ पर मुगलों के भी पद चिन्ह हैं और अंग्रेज़ों के भी निशान हैं। 1837 में अंग्रेज़ों ने ही, एक अंग्रेज़ कलेक्टर ने इस शहर को बसाया था और 4 चौराहे, 8 बाजार इस सिरसा की पहचान बने। उस सिरसा से पूरे हरियाणा की तस्वीर बताएंगे, लेकिन सिरसा की 5 विधानसभा सीटों पर क्या तस्वीर है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है और कौन बीच में खेल बिगाड़ने की कोशिश में है, ये सब कुछ बताएंगे आज हरियाणवी पत्रकार, हरियाणा के पत्रकार और ऐसे पत्रकार जो पूरे हरियाणा की रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन पहले सिरसा की बात करेंगे। हमारे साथ जो पत्रकार हैं वरिष्ठ, उनका हम आपको परिचय दे दें। सबसे पहले हमारे बगल में सिंधु साहब हैं, इनको आप न्यूज़ लॉन्चर पर मिलते रहते हैं इनसे। उनके बगल में आप देखें प्रभुदयाल जी हैं। प्रभुदयाल जी ट्रिब्यून से जुड़े हैं और BBC के लिए भी लिखते हैं। इन्हें भी सिरसा में भाऊ कहते हैं लोग। उनके बगल में सुरेंद्र भाटिया जी हैं। 4.5 दशक, 45 साल पत्रकारिता में गुजार चुके हैं। बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े मीडिया हाउस उनके साथ जुड़े रहे हैं और आज भी पत्रकारिता को जीते हैं। और उनके बगल में हैं मान साहब। मान साहब सीनियर जर्नलिस्ट होने के साथ साथ जब भी बड़े फोरम पर खेती किसानी की बात होती है तो बतौर कृषि विशेषज्ञ वहाँ पर वो नज़र आते हैं। और हरियाणा की सियासत हो तो खेती किसानी से न जुड़े, ऐसा हो नहीं सकता है। शुरुआत हम करते हैं भाटिया जी से, सुरेंद्र भाटिया जी से हम शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र भाटिया जी, 5 विधानसभा सीटें हैं यहाँ। उन 5 विधानसभा सीटों में एक एक करके हम समझेंगे, क्योंकि सिरसा की सभी सीटें जो मैं अभी समझा आपसे इस शो के पहले, सब सीटें हॉट सीट हैं। सबसे पहले तो सिरसा, ये वही सिरसा है चारों तरफ डेरों से घिरा हुआ। आज की तारीख में जो नए नए पत्रकारिता में लोग हैं या नए दर्शक जानते हैं, ये सिरसा को राम रहीम के नाम से जानते हैं कि राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा है। लेकिन यहाँ के सियासी सौदेबाजी को समझेंगे, क्योंकि सियासी सौदेबाजी आपने कल से 24 घंटे से सिरसा को लेकर के खूब पढ़ी है। आखिर क्या सौदा हुआ कि भाजपा ने अपना प्रत्याशी हटा लिया मैदान से। सिरसा की बात, सिरसा में गोपाल कांडा, ये गोपाल कांडा सब लोग जानते हैं, एयरलाइंस से लेकर के अलायंस तक गोपाल कांडा और सिरसा, दूर बैठे लोग जानते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्या हाल है सिरसा में गोपाल कांडा का? नहीं, ऐसा नहीं है। सिरसा जो है चौधरी देवीलाल का पूरक तो हो सकता है, गोपाल कांडा का नहीं हो सकता। गोपाल कांडा तो आज नए आए हैं, ठीक है, उन्होंने किसी बिजनेस में पैसा कमा लिया, लेकिन हमारे यहाँ चौधरी देवीलाल का ये गृह क्षेत्र है जिन्होंने पूरे देश में अलग जगाया। और जो समीकरण अगर कहोगे, सबसे बड़ा समीकरण भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहती है और हो भी सकता है भी उनकी जो है संख्या हो, उनके सामने एक समस्या गोपाल कांडा ने पैदा कर ली है। गोपाल कांडा ने एक ऐसा चाल चली जिस चाल में चारों चित्त भाजपा हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट कल वापस कर लिया। शाम होते होते गोपाल कांडा का एक बयान आया, मैंने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मांगा ही नहीं है। एक दिन पहले वो कह रहे थे मैं NDA का हिस्सा हूँ और हम सरकार बनाएंगे, इनेलो, बहुजन समाज पार्टी और हलोपा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और कल शाम को जब उन्हें ये पता लगा भी इनेलो, बहुजन समाज पार्टी उनका समर्थन वापस ले लेगी, क्योंकि उनके समर्थन देने से और उनको भाजपा का समर्थन देने से
अभय सिंह चौटाला के अपना आकलन बिगड़ता है। तो शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया, भाई मैंने किसी का समर्थन नहीं मांगा, मुझे नहीं पता उन्होंने उम्मीदवार वापस ले लिया है, ना मुझे कोई फ़ोन किया है, ना मैंने उनका समर्थन मांगा है, ना मेरे को उनका समर्थन है। ये ऐसी विचित्र स्थिति मुझे 45 सालों में नहीं लगता किसी राष्ट्रीय दल के सामने किसी भी सीट पे आई हो। अपना उम्मीदवार जिसके हक में उतार रहे हैं वो समर्थन लेने को तैयार नहीं है। ये अद्भुत है वाकई, और खासकर 45 साल में नहीं देखा है भाटिया साहब ने। मैं अगर सीधा सीधा दिल्ली से जोड़ूं तो 10 साल में ये गुजरात लॉबी, अमित शाह, मोदी, ऐसी स्थिति नहीं देखा होगा कि बिना मांगे समर्थन देने को मजबूर हैं। हरियाणा में भाजपा के हालत को समझने के लिए ये एक छोटा सा उदाहरण है। लेकिन कुल मिला के सिरसा में, आप सिरसा की ही मैं बात करूं, सिरसा में क्या गोपाल कांडा कहाँ पर दिख रहे हैं चुनाव में इस समय? देखो, गोपाल कांडा के लिए इस बार बड़ी मुश्किल है, इसलिए उसने ये पैंतरा चलाया। पहली मुश्किल तो उनके सामने ये थी जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। वो 15 सीटें मांगने से चले थे। 15 के बाद वो 2 सीटों पे आ गए थे, एक अपने बेटे, अपने भतीजे धवल के लिए और या एक अपने भाई गोविंद के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीट नहीं छोड़ी और 90 के 90 उम्मीदवार घोषित कर दिए। फिर उन्होंने जो भी आपस में बातचीत हुई, आपस में बातचीत से ये निर्णय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी हलोपा को समर्थन यहाँ देगी और वो अपना उम्मीदवार वापस ले लेंगे। ये 3 दिन पहले ये डिसाइड हो गया था। इस बीच हुआ क्या, अभय सिंह चौटाला ने खुद आकर तारा बाबा कुटिया में गोपाल कांडा को समर्थन दे दिया। और गोपाल कांडा को क्यों समर्थन दिया? क्योंकि जिन 2 सीटों पर अभय सिंह चौटाला को आशा है जीतने की, एक एलनाबाद में और एक रानिया में उनके बेटे लड़ रहे हैं और वहाँ पे एलनाबाद में खुद लड़ रहे हैं। दोनों सीटों पर गोविंद कांडा 3 बार चुनाव लड़ चुका है, रानिया से 2 बार, आज़ाद हलोपा से, और एक बार पिछली बार बाई इलेक्शन में जब किसान आंदोलन को लेके अभय सिंह चौटाला ने नाम वापस अपना त्याग पत्र दे दिया था, जब बाई इलेक्शन हुए तो 65,000 वोट मिले थे कांडा को और 71,000 वोट मिले थे अपने अभय सिंह चौटाला को। मात्र 6,000 से वो जीते थे, जबकि किसान वाले मुद्दे को लेकर देश में एक ही विधायक था जिसने त्याग पत्र दिया था। तो उनको लगता था भी उसका आधार है, वो मुझे समर्थन दे देंगे। और पिछली बार जिस गोकुल सेतिया को अभय सिंह ने समर्थन दिया था वो कांग्रेस में चले गए थे। तो यहाँ पे गोपाल कांडा को लगता था भी 10-15 हज़ार गाँव के जो जाट के वोट हैं, किसानी के वोट हैं, वो अभय सिंह के पास चले जाएंगे। इस बीच गोपाल कांडा ने एक बयान, इंटरव्यू, एक नेशनल चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये जब कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इनेलो, बहुजन समाज पार्टी और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। पूरे प्रदेश में जो परसेप्शन कांग्रेस बना रही थी भी ये पहले बी टीम जेजेपी थी, अब इनेलो बन गई है, तो उनकी निंदा होने लगी। कुछ स्थानों पर जो किसान थे, जो उसका मूल वोट बैंक था, वो वोट बैंक खिसकने के नाते उन्होंने मजबूर किया गोपाल कांडा को यह कहने पर कि भारतीय जनता पार्टी की मैंने समर्थन नहीं मांगा, ना ही मुझे उन्होंने समर्थन दिया है। और एक और दिलचस्प बात है, क्योंकि सिरसा का भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो वैसे भी गोपाल कांडा को पसंद नहीं करता और शायद वो इनके लिए मतदान भी नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति के कारण शाम होते होते ये स्थिति बनी। आज गोपाल कांडा एक मुश्किल संघर्ष में फंसे हैं और चाहे वो बाबा बगेश्वर सरकार को अभी लेके आए, इन दिनों कथा चल रही है, तारा बाबा कुटिया के नाम पे, धर्म के नाम पे भी वो जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए ये मुश्किल चुनाव है। और कांग्रेस के गोकुल सेतिया जिसके नाती हैं लक्ष्मण दास अरोड़ा, 5 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और एक अरोड़ा बिरादरी बहुत बड़ी बिरादरी है, उसका उनको समर्थन है, जाट का समर्थन है कांग्रेस को और एससी का समर्थन है। ये सारी चीज़ें आकलन मिला के गोकुल सेतिया कंफर्टेबल पोजीशन में है, इसलिए गोपाल कांडा को ये खेल खेलना पड़ा। कभी इनेलो का समर्थन, कभी बीजेपी का समर्थन, कभी बहुजन पार्टी का समर्थन, कभी धर्म का समर्थन। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुश्किल डगर है सिरसा में।
यानी समर्थन के लेन देन में गोकुल सेतिया के सामने फंसे हुए हैं गोपाल कांडा। सिरसा में एक अगर सीधा सीधा बाकी डिटेल एनालिसिस हो गया, सिरसा में आज की तारीख में अपर हैंड आप किसे देखते हैं मान साहब? आज की तारीख में अब कल जो हुआ उसके बाद गोकुल सेतिया एक सेफ जोन में आ गए हैं। उससे पहले एक टफ कंपटीशन था, हर कोई कह रहा था कि देखो क्या बनता है, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में 600 वोट के डिफरेंस से गोकुल हारे थे, लेकिन उस वक्त वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। इस बार कांग्रेस की टिकट से आते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं किसी का गुस्सा, किसी का मनोमनवाल चल रहा था। और गोपाल कांडा के लिए ये खास विशेष है कि ये बहुत अमीर कैंडिडेट है, और इसलिए जिस तरह के भी हथकंडे होते हैं वो उनके लिए ज़्यादा आसान है, और गोकुल के लिए वो उतना समर्थ शायद नहीं है। लेकिन कल की डेवलपमेंट से गोपाल कांडा ने एक मैसअप कर दिया है, सभी को कॉर्नर्ड कर दिया, चाहे वो INLD है, चाहे बीजेपी है, और चाहे वो खुद हैं। और इस परिस्थिति को वोटर अच्छे से भांप रहा है और देख रहा है कि अब इनके लिए डगर बहुत मुश्किल है, और केक वॉक तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। और गोकुल के लिए जो पहले काफ़ी कंपटीशन था, और सिरसा में शुरुआती दौर में 2 ही सीट्स को माना जाता था कि कांग्रेस को आएंगी, डबवाली और कालांवाली। फिर अब कुछ दिनों से तीसरी सिरसा का नैरेटिव आ रहा था। कल से वो लगभग निश्चित हो गया कि गोकुल को जीत यहाँ से मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर के कहें तो दूध दही के हरियाणा में रायता फैला दिया सिरसा में गोपाल कांडा ने। मैंने आपको परिचय पहले ही करवा दिया था, मैं सीधे रानिया सीट पे चलूँगा, क्योंकि हमने समझ लिया सिरसा को। रानिया की तस्वीर क्या है, सियासी तस्वीर आज की तारीख में? भाजपा भी है रानिया में। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा कांग्रेस के फाइट के बीच में वहाँ पर अभय चौटाला के सुपुत्र अर्जुन चौटाला हैं INLD से, इनेलो से मैदान में। रानिया का देखें तो वहाँ 3 कंबोज जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से शिषपाल कंबोज हैं, और आम आदमी पार्टी से जो हैं वो हैप्पी रानिया हैं, और जो तीसरे हैं वो सर्वमित्र हैं जो कांग्रेस से हैं। कंबोज बरादरी के वहाँ अच्छे वोट हैं, लेकिन इन 3 कैंडिडेट होने के नाते ये वोट आपस में बंटते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी जो है ना इनेलो के कुछ पलड़ा भारी है, क्योंकि किसानी वहाँ सारे किसान हैं, और किसान को अगर देखें तो वहाँ अभी तक तो ये लग रहा था कि इनेलो का जो है पलड़ा भारी है इनके वोट आपस में बढ़ने से। यानी रानिया में चौटाला परिवार भी अब 2 हिस्सों में है, जजपा है और इनेलो है। लेकिन एक विंग जो है, जो गोपाल कांडा ने जिसको भी बी टीम साबित ही कर दिया, करीब करीब साबित कर दिया, अब तो बहुत स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, ये साबित कर दिया कि बी टीम वो भी हैं। लेकिन अर्जुन चौटाला के लिए रास्ता आसान बताया जा रहा है। रानिया के बाद ऐलनाबाद चलते हैं। रानिया में अर्जुन चौटाला को लेकर के करीब करीब एक मत है कि अभी अपर हैंड पे हैं। ऐलनाबाद की तस्वीर क्या है? नहीं, इलाहाबाद में भी अभय सिंह चौटाला का अपर हैंड है, लेकिन इस बार संघर्ष कड़ा होने वाला है। कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल ने पहले वहाँ विधायक रह चुके हैं, और अगर ये परसेप्शन चल गया भी ये भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, इस परसेप्शन को रोकने के लिए कल से अभय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उन्होंने कहा भी अगर गोपाल कांडा को समर्थन भारतीय जनता पार्टी का हुआ तो वो उनसे अपना समर्थन वापस ले लेंगे, वो उनसे बात करेंगे। लेकिन एक इलाके में परसेप्शन चला गया है कि अभय सिंह चौटाला अगर विधायक बन के आते हैं और बीजेपी को जरूरत होती है तो वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ, क्योंकि एक अभय सिंह चौटाला दबंग विधायक रहे हैं, चाहे अकेले विधायक रहे हैं, तो मुझे आज तक अभी तक अपर हैंड जो है अभय सिंह चौटाला का लगता है। एक वो पुराने नेता हैं, चौधरी देवीलाल के पोते हैं, और वो जिस ढंग से बात करते हैं, इलाके की भी समस्याओं को उठाते हैं, और लोगों से जुड़ाव उनका है। वो जब घूमेंगे, जैसे लोगों की अगर नाराज़गी भी है तो उसको भी वो दूर कर लेंगे। और मुझे ये लगता है आज के दिन अपर हैंड जो है रानिया, आपने पूछ ही लिया, रानिया और दोनों सीटों पर अभय सिंह चौटाला। इनेलो अगर हरियाणा में कहीं कंफर्टेबल हैं और इनेलो अगर कोई सीटें जीत सकती है तो वो 1 नंबर पे रानिया और 2 नंबर पे ऐलनाबाद सीट हो सकती है। एक तस्वीर और है
कि इस सीट पर ऐलनाबाद की सीट हो, रानिया की सीट हो, रानिया की सीट पर चौटाला परिवार में ही 2 लोग हैं। एक तरफ रणजीत सिंह चौटाला हैं, दूसरी तरफ पोता है। रणजीत सिंह चौटाला की वजह से इनेलो का खेल तो नहीं खराब हो सकता है? नहीं, रणजीत सिंह चौटाला हालांकि पिछली अभी जो प्लान थी उसमें मंत्री रहे हैं, लेकिन वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में अनपॉपुलर हो चुके हैं। तो उनको अभी तक यही अनुमान है कि अगर कोई भीतरी लेन देन नहीं होता तो उन्हें वोट बहुत कम मिलेंगे और वो नुकसान करने की क्षमता नहीं रखते, ऐसा आज के दिन प्रतीत होता है। और इसमें आज के दिन जैसे हमारे साथियों ने भी कहा कि थोड़ा एज INLD का है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट वहाँ बहुत स्ट्रांग नहीं है। हालांकि हमारे वो पत्रकार भाईचारे में से आते हैं, लेकिन उन्हें लंबा समय हो गया सिरसा को छोड़े, तो उनका नेटवर्क उतना बड़ा अभी नहीं बन पाया था और अचानक टिकट मिलने के बाद वो आए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अभी लगता है कि INLD के कैंडिडेट को नुकसान करने वाले लोग कम हैं ये, लेकिन नुकसान जो कल की डेवलपमेंट है उससे एक बहुत बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि रानिया भी और ऐलनाबाद भी किसान आंदोलन में बहुत आगे रही थी, खास करके सिख बहुल्य और पंजाबी समुदाय के लोग। इन्होंने उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और ये बहुत इमोशनल लोग हैं। अगर उन्हें कहीं प्रतीत होता होगा कि जो कल डेवलपमेंट हुई है वो सच्चाई है और अब उनके लीडर इससे मुकर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्हें वोट का नुकसान दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा, रानिया में भी, ऐलनाबाद में। यानी गोपाल कांडा कहीं न कहीं चौटालाज का भी खेल बिगाड़ सकते हैं, अभय सिंह चौटाला और उनके बेटे का। गोपाल कांडा अपना तो बिगाड़ रहे हैं, अपने साथियों का भी खेल बिगाड़ रहे हैं। हम आगे चलते हैं डबवाली पर। डबवाली की क्या तस्वीर है डबवाली में? डबवाली में अभी जो है अमित शाह जो है वो आगे बताया जा रहे हैं, क्योंकि उनका पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, अभी भी उनका जो है वो आगे बता रहे हैं, आगे चल रहे हैं, ऐसा है। डबवाली में भी चौटाला परिवार है। डबवाली में आदित्य चौटाला और दिग्विजय चौटाला, ये दोनों के दोनों डबवाली में हैं, INLD से और JJP से। चौटालाज की लड़ाई में कांग्रेस और भाजपा बाजी मारेगी या इनके अभी मतलब कि कोई चांस है दिग्विजय आदित्य का? नहीं, ऐसा है ना, 2 चौटाला नहीं, वहाँ 3 चौटाला है। एक तो दिग्विजय चौटाला चौधरी देवीलाल के पड़पोते, चौटाला साहब के पोते, और दूसरे हैं आदित्य जो अपने JJP के हैं दिग्विजय, वो चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं और चौटाला साहब के पोते हैं। दूसरा आदित्य चौटाला जो BJP में 10 साल तक रहे और वो आए हैं इनेलो की ओर से, वो चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे जगदीश के बेटे हैं और वो इनेलो के साथ इस बार आए हैं। तीसरे हैं अमित शाह। अमित शाह जो हैं वो चौधरी गणपत राय होते थे, जो चौधरी देवीलाल के फर्स्ट कज़न थे, उनके पोते हैं। तो वो मूल रूप से चौटाला गांव के हैं, तो तीनों चौटाला के हैं। लेकिन अमित शाह एक बढ़िया जो है विधायक भी था और उसको विधानसभा ने BJP वालों ने ही उसको बेस्ट विधायक का भी दिया था और वो एक्टिव हैं। उनके साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई, उनके जो पिताजी हैं डॉक्टर KV सिंह, उन्होंने 4 इलेक्शन लड़े, संयोग से वो नहीं विधायक बन चुके, लेकिन उन्हीं की खेती बेटे को मिली और वो दोनों बाप बेटा मिलकर वहाँ पॉपुलर हैं। और वहाँ पे दिग्विजय जितना मजबूत होगा, इनेलो उतना कमज़ोर होगा। और BJP ने तो एक बात नहीं आई, BJP ने तो वहाँ भी एक ऐसा उम्मीदवार, डमी उम्मीदवार खड़ा किया है, और बलदेव सिंह जो है वो मार्केट कमेटी के वहाँ चेयरमैन बनाए गए थे। और आम आदमी पार्टी के भी कुलदीप गधराना, हालांकि कुलदीप गधराना मजबूत नेता है, लेकिन जो परसेप्शन है कांग्रेस गवर्नमेंट आ रही है और अमित शाह जो है उसका अपर हैंड है। एक जो बागड़ी बेल्ट है, वहाँ 2 बेल्ट हैं। जो ये आप सिरसा डबवाली रोड जाएंगे, इसके जो लेफ्ट साइड की है वो बागड़ी बेल्ट है, सारे बागड़ी गांव हैं। और ये भी एक संयोग ऐसा है, सिरसा से लेकर अबोर तक ऐसा ही है। इस साइड में बागड़ी गांव है, इस साइड में पंजाबी गांव है। बागड़ी बेल्ट में वोट बटेंगे तीनों में, और बागड़ी बेल्ट में ये भी हो सकता है भी अमित शाह कुछ वोटों से पीछे रह जाए, लेकिन पंजाबी बेल्ट में उनको भरपूर समर्थन मिलेगा। हालांकि पंजाबी बेल्ट के भी 2 उम्मीदवार हैं,
लेकिन कांग्रेस के हक में लोग बड़े समझदार हैं। लोगों ने जिस दुष्यंत चौटाला को 97,000 वोट उचाना में दिए, उनकी माता को 4210 वोट दिए। तो इसलिए लोग वोट अपना खराब नहीं करेंगे। आप ट्रायंगल फाइट भी शायद ना हो, जेजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है। सीधी फाइट इनेलो और कांग्रेस के बीच में होगी। जेजेपी ले जाएगी 20-25 हज़ार वोट, 30,000 भी ले जा सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रहेंगे और वो सीट कांग्रेस को मिलने जा रही है, मेरा ये आकलन। बिल्कुल। अब सीट है 5वीं सीट कालावली, कालावली। इस सीट पर क्या तस्वीर है? यहाँ पर राजेंद्र देशुबोधा और शीशपाल केहरवाला बीजेपी और कांग्रेस से हैं। इन दोनों में सीधी लड़ाई है या यहाँ भी इनेलो है? यहाँ पर भी शीशपाल कंबोज जो है ना, शीशपाल केहरवाला अभी रीसेंट जो सिटिंग एमएलए हैं, और उनका भी जैसे अमित सिहाग पॉपुलर हैं, वो भी अपने कार्यकाल में पॉपुलर रहे हैं और उनका काफ़ी एज है, जो उनके अपोनेंट हैं उनसे काफ़ी आगे हैं, और लगता है कि वो बड़ी एक कंफर्टेबल विक्ट्री वहाँ से आ रही है। उसमें कोई ज़्यादा इफ्स एंड बट्स नहीं हैं लगभग आज के दिन, ऐसा है। चलिए, अब 5 सीटों पर सिरसा के फाइनल स्कोर क्या है? आपके मुताबिक फाइनल स्कोर क्या है बीजेपी कांग्रेस इनेलो में? 5 सीट, 5 में से 2 तो पक्का लगती हैं, कालांवाली और डबवाली, और कल से सिरसा में जिसमें हर रोज़ अप्स एंड डाउन्स चलते थे, ये भी पक्की हो गई है। तो 5 में से 3 लगता है कि कांग्रेस के खेमे में जाने वाली हैं, और 2 की जैसे आपको बताई कि आईएनएलडी वहाँ स्ट्रांग है। उसका जो है आगे जैसे जैसे इलेक्शन प्रोग्रेस करेगा, उसमें क्या कुछ आता है ये अभी भविष्य में पता लगेगा। लेकिन आज के दिन कम से कम 3 फॉर कांग्रेस एंड 2 विल गो टू आईएनएलडी, ऐसा है। 3 कांग्रेस, 2 इनेलो, बीजेपी 0 सिरसा। स्कोर फाइनल 3-2। बिल्कुल निश्चित रूप से कोई इसमें अंतर नहीं आने वाला। कहीं कोई 4 ना हो जाए, वैसे वो भी उम्मीद कम है, लेकिन 3-2 और बीजेपी 0। 3-2 फाइनली, 4-1 भी हो सकता है, ये भाटिया जी कह रहे हैं, सुरेंद्र भाटिया जी। और सिर्फ सिरसा नहीं, मैंने बताया 45 साल हरियाणा के चप्पे चप्पे से वाकिफ है प्रभुदयाल जी। 3-2 स्कोर। सबसे बड़ी बात, भाजपा 0। सिरसा हो गया। जब हरियाणा की नब्ज को समझने वाले पत्रकारों के साथ हैं, तो एक बार स्कोर पूरे हरियाणा का भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्कोर है दिमाग में। और शुरुआत सीधे हम करते हैं भाटिया जी से। सर, क्या स्कोर पूरे हरियाणा के लिए? हरियाणा में 54-66 कांग्रेस, हाँ। 18-22 बीजेपी, 2 से 3 इनेलो। इतनी नाराजगी क्यों है भाजपा से? अगर थोड़ा सा शॉर्ट में ही बता पाए। देखो, भाजपा से सबसे बड़ी जो है ना, भाजपा से सबसे बड़ी नाराजगी किसान, पहलवान और जवान। हरियाणा की 3 पहचान है। अग्निवीर के प्रति जो जवान जाते थे, क्योंकि 1/10 भाग भारतीय सेना का हरियाणा से, 1/3 भाग ओलंपिक मेडल, एशियाई मेडल हरियाणा से देश के, और पहलवान बेटियों के साथ जो किया, बृजभूषण सिंह आज भी दहाड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता जो लोग हरियाणा की नब्ज को पहचानते हैं वो उनको पसंद करते हैं। तीसरा, शहरी लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते थे। गांव की पार्टी बनी 5 किलो अनाज को लेकर, गरीब गुरबे की पार्टी बनी जब मोदी जी की आया। लेकिन हुआ क्या, पोर्टलबाजी में, सीएम विंडो में, प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, ब्यूरोक्रेसी ने ऐसा उलझा के रख दिया। हर व्यक्ति ये कहता है भगवान मुझे हरियाणा सरकार का कोई काम ना पड़े। अगर आपको काम पड़ेगा तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे और फिर भी काम नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन पर आई थी और मैंने बाकायदा एक किताब लिखी थी, निज़ाम बदल गया, जिसमें मैंने 20-25 आर्टिकल लिखे थे कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे। और आज मुझे वो लगता है वो बहुत छोटी बात थी। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से 10 गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की एक केवल खासियत रही है, वो खासियत बोनी हो जाती है उसके सामने जब लोग तंग होते हैं। इन्होंने बिना खर्ची पर्ची के कुछ नौकरियां दी हैं, लेकिन उसमें भी ये नाराज़गी इसलिए है, इन्होंने डी क्लास में दी, 4th क्लास में दी,
कुछ क्लास 3 में दी, अभी भी 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। 1,20,000 नए अग्निवीर बने हुए हैं सिर्फ हरियाणा में। वो क्या है, कौशल विकास योजना के तहत एक PhD व्यक्ति 22,000 रुपये ले रहा है, दूसरा PhD नॉर्मल सर्विस में 2.25 लाख का तनख्वाह ले रहा है, और 1,20,000 नौकरियां आपने कौशल विकास में दे रखी हैं। आपके पास 2 लाख नौकरियों की सीटें खाली पड़ी हैं, तो आप उनको क्यों रेगुलर नौकरी नहीं देते? तो वो नए अग्निवीर है हरियाणा के लिए। दूसरा स्मार्ट सिटी, जो जुमले थे, जो बातें थी, हमें लगता था, मुझे भी लगता था, मैं 3-4 साल तक भारतीय जनता पार्टी के प्रति पागलपन था, अभी ऐसा लगता था नई बातें आ रही हैं, ये स्मार्ट सिटी बना देंगे, ये चीज़ें लेके आएंगे, ये भ्रष्टाचार बंद कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। इसलिए शहरी लोगों में भी नाराज़गी है। और बहुत बड़ी बात नहीं, अभी हमें डर के कहना चाहिए, अगर कांग्रेस ने अपना अंदरूनी झगड़े को समेट लिया तो इससे भी बड़ा मैंडेट मिले, कुछ नहीं कह सकते। ये बड़ी बात कि अगर अंदरूनी झगड़े सिमट गए तो मैंडेट हो सकता है वो मिल जाए जो हम लोगों ने भी नहीं सोचा है। ये बड़ी बात है। और 2-3 बातें कही, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर भाटिया साहब ने किताब लिखी थी, भाजपा के भ्रष्टाचार पर भाटिया साहब को महाकाव्य लिखना पड़ेगा। जो बता रहे हैं उससे तो अंदाजा ये लग रहा है। मान साहब, कंगना रनौत पे एक सवाल, कितनी सीट भाजपा के नुकसान कंगना रनौत के चक्कर में हुई है? हरियाणा पर और किसानों पर बहुत ज़्यादा वो जानकारी रखती हैं। जी, वो कंगना रनौत अकेली नहीं है, ऐसे उनके पास कितने ही रनौत हैं, और हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा वायरल होता है जिससे किसान पहले ही दुखी है। और 700 किसानों की एक बताई जाती है, कम से कम इसमें शहीद हुए हैं, ये बोलते हैं मौतें हुई हैं, वो सभी दुखी हैं, किसान, पहलवान और अग्निवीर, और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो शहरों की है। और जैसे पोर्टल बताए इन्होंने, पोर्टल ठीक है, हम लोग पोर्टल के पक्षधर हैं, लेकिन अगर वो चलते ही नहीं तो उसका क्या फ़ायदा? ऐसी डिजिटल सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं जो हाइब्रिड भी ना हो, क्योंकि पोर्टल वाला कहीं दफ्तर में जाके भी काम नहीं करवा सकता, उसे बोला जाता है कि ये पोर्टल से ही होगा, जो चलता नहीं है। तो ऐसे जितने भी इशू हैं, बहुत तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में आ चुकी थी, लेकिन हरियाणा सरकार की PR एक्सरसाइज ने उसे छुपा के रखा। लेकिन अब इलेक्शन के पास वो, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाता है, वो चीज़ें जो छुपाई होती हैं वो उनका पर्दा उतर जाता है, और जो लोग थोड़ा सा हाफ हार्टेड थे, जैसे कि अर्बन वोटर्स, वो भी अब खुल कर के मुखर हो गए हैं। और एक तरह से उनमें भी अभी, क्योंकि शहर का अर्बन वोटर इमोशनल होके बोलता नहीं, अपने पत्ते खोलता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी सरकार के जो भी पिछले कार्य थे उनसे दुखी होने के कारण बिल्कुल खिलाफ है। अमृतकाल योजनाएं शुरू हुई, शहर शहर उखाड़ दिए। आप अगर शहर में जाएंगे, कोई भी कंप्लीट नहीं हुई, सिर्फ उनकी बातें की गई। स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर की बात है, हमें कहीं देखने को शायद भारत में ही नहीं मिलेगा, हरियाणा तो एक छोटा सा राज्य है। तो इन चीज़ों का नुकसान डेफिनेटली बीजेपी को हो रहा है। और कांग्रेस अपने आप को कितना कंसोलिडेट करती है, इकट्ठा रहती है, उससे इनका नंबर कितना बढ़ता है वो निर्णायक बाद में होगा। भाटिया जी और मान साहब ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं। ये स्मार्ट सिटी पूरे देश में, हम लोग भी, हम तो महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, अब हरियाणा, हर राज्य में घूमते हैं। स्मार्ट सिटी हम लोग भी खोजने की कोशिश करते हैं, कहीं अब तक मिली नहीं। न्यूज़ लॉन्चर टीम के साथ एक गाइड की भूमिका में, साथी की भूमिका में हमारे साथ सिंधु साहब रहते हैं। सिंधु साहब से फाइनल टिप्पणी इनसे लेते हैं। सिरसा की तस्वीर सिरसा के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों के जरिए मिल गई। सिरसा की इस तस्वीर को देखने के बाद पूरे हरियाणा में जो रुख आपका, हमारी आपकी बातचीत में था कि हो सकता है मुकाबला थोड़ा फाइट का हो जाए, नेक टू नेक बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो जाए, अब उसमें कोई फर्क है? नहीं, जहाँ तक आशीष जी हरियाणा का सवाल है, आपने सिरसा की तस्वीर देखी है। तस्वीर अब जिला दर जिला आपके सामने आती जाएगी, और जिस तरह से सिरसा में इन्होंने बताया है जो स्थितियां हैं, मुझे लगता है कि हरियाणा की ज़्यादातर स्थितियां इसके समकक्षी मिलेंगी। रही बात हरियाणा में जनता का मन पहले ही बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तिलिस्म का एक महल बनाया था, वो जो भरम का एक किला बना था, वो भरम का किला अब पूरी तरह से दरक तो गया था वो पहले ही, और उसको खंडित होने
आधा खंडित हो गया था वो लोकसभा चुनाव में। और मुझे लगता है कि जनता ने जिस तरह से मन बनाया हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी, अच्छा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में एक बहुत बड़ा प्रयास किया हरियाणा का भगवाकरण करने का। और ये देखिए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और इतने बड़े संगठन होने के बाद और सारी धार्मिकताओं, सारे ग्रंथों के और सारी तरह की तपस्याओं के जिक्र होने के बाद भी हरियाणा को वो भगवाकरण में भारतीय जनता पार्टी रंग नहीं पाई। तो ये कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की धरती है जहाँ गीता का ज्ञान है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हरियाणा के लोगों को ज्ञान देने की कोशिश की, मुझे लगता है अब वो ज्ञान भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से मिलने वाला है। खैर, हरियाणा के बारे में हम बात करते हैं तो हरियाणा, मैं उत्तर प्रदेश बिहार को बहुत करीब से देखता हूँ। हरियाणा में आने के बाद यहाँ का मिजाज, यहाँ की आबो हवा अलग लगती है। यहाँ 10 साल हरियाणा के जितने पत्रकारों से मेरी बात होती है, 10 साल में जो सबसे बड़ा काम भाजपा ने किया और करने की कोशिश की वो था समाज में विभाजन, और उस विभाजन को डीपली ग्रास रूट लेवल तक पेनिट्रेट कर देना। जाट बनाम नॉन जाट, वो भी नैरेटिव टूट गया है, खंडित होता नजर आ रहा है इस चुनाव में। फिलहाल सिरसा से वरिष्ठ पत्रकारों से यहाँ के आपको हमने सिरसा के हालात बताए, यहाँ के राजनीतिक सियासी समीकरण बताए, चुनावी समीकरण बताए। हम यहाँ से और भी कहानियाँ लाएंगे। हमारे साथ भाटिया जी थे जिनसे आपने सुना बहुत सारे किस्से कहानियाँ। इनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से देवीलाल, ताऊ देवीलाल से लेकर के तमाम पुरानी सियासी कहानियाँ सुनी हैं। कभी चर्चा में लाएंगे भाटिया साहब के साथ, वो सब भी आप तक। फिलहाल इजाज़त दीजिए, हम आगे मिलेंगे सिरसा के अलग अलग विधानसभाओं में, डबवाली में भी, रानिया में भी, एलनाबाद में भी। वहाँ की तस्वीर गाँव से, वहाँ के स्थानीय लोगों से, उनकी जुबानी आप तक लेकर के आएंगे। एक अल्प विराम है, फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट में हरियाणा के चुनावी महाभारत से। धन्यवाद।